Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002, Block 2 and Unit 4 Identification of Problems in School Children and Remedial Measures, जिसमें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात कर रहे थे जो कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइडेड है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप ए का वो लास्ट टॉपिक होगा जो कि इग्नू सिलेबस में है। इससे पहले हमने लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस कर लिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में मोस्टली प्रोबेबिलिटी आता ही आता है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, ये भी क्वेश्चंस आया है कई बार, एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसको ADHD के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारे टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, ये आपको जानने चाहिए अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं हैं फिर भी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। A small percentage of school children do not hear or see well. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बॉर्न ही होते हैं ब्लाइंड और डेफ, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी इंजरी, इलनेस या इन्फेक्शन की वजह से उनके विज़न और हियरिंग अफेक्ट होते हैं। ये जो डिटेक्शन होता है माइल्ड टू मॉडरेट सेंसरी इम्पेयरमेंट का बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे मिस डायग्नोस्ड होके मेंटली रिटायर्ड बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं, जिसमें बहुत मैंने जैसा बताया कि चैलेंजिंग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हियरिंग इम्पेयरमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, एंड जानेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होता क्या है। नॉर्मल जो इंसान होते हैं, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, उनका जो हियर करने का जो थ्रेशोल्ड है वो 0 to 20 dB होता है, बट जैसे जैसे ही ये इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जैसे 30, 40, 50 dB, वैसे वैसे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मीन्स कि लॉस जो है उनका सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, moderately severe, severe to profound and can affected one or both ears. एक कान भी कभी कभी अफेक्टेड होता है और एक ईयर की वजह से दूसरा ईयर भी अफेक्टेड हो जाता है, जिससे कि पूरी जो सुनने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। हियरिंग लॉस जो होता है बहुत कॉमन होता है देन ब्लाइंडनेस, बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड एरिया होता है डेवलपमेंट फॉर अ पर्सन जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। जो कंप्रीहेंशन और यूज़ ऑफ ओरल लैंग्वेजेस, कंप्रीहेंशन मीन्स कि जो वर्ड और साउंड में डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं और ओरल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो वो डेवलप ही नहीं होती है विदाउट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बॉर्न ही हुए हैं डेफ, तो उन्होंने कभी सुने ही नहीं है साउंड वर्ड को, तो उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर उनको प्रॉपर तरीके से जो ट्रेनिंग है वो ना दी जाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एजुकेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बट कुछ बेसिक एजुकेशनल ऑप्शंस हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम। जो नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं उसी तरीके के हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन रेगुलर क्लासरूम एंड पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन अ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। पार्ट टाइम मीन्स कि हाफ टाइम हम रेगुलर क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें उनको ऐड कर सकते हैं, और पार्ट टाइम स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में हम उनको डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पेशल क्लास प्लेसमेंट इन अ रेगुलर स्कूल।
जो रेगुलर स्कूल होते हैं जिसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी में स्पेशल क्लास प्लेसमेंट की जाए जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट है सेपरेट डे स्कूल प्लेसमेंट। सेपरेट डे स्कूल मीन्स कि कोई एक सेपरेट डे ही उनके लिए प्रोवाइड किया जाए हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लिए। सेपरेट रेसिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट, ठीक है, घर पे भी रेसिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट किया जा सकता है, इसीलिए इसको रेसिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट कहा गया है। और एकेडमिक करिकुलम की बात करें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो हियरिंग स्टूडेंट होते हैं उनका एकेडमिक करिकुलम सेम होना चाहिए, जिसमें टीचर्स जो है you can use specific methods to teach them। बट एक रीज़न ये भी है कि करिकुलम जो है वो सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बॉर्न डेफ होते हैं बच्चे, उनके लिए वर्ड साउंड मायने ही नहीं रखता, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को उन बच्चों के साथ पढ़ाना, एजुकेशन देना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एजुकेटर के लिए, ठीक है, और बच्चों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कुछ एजुकेशनल अप्रोचेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओरल या ऑरल, AURL अप्रोचेस। ओरल अप्रोचेस में हम एम्प्लीफिकेशंस यूज़ करते हैं बच्चों की, जैसे कि हियरिंग एड्स जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टू यूज़ देयर वॉइसेस व्हेन दे स्पीक, कि उनके थ्रू वॉइसेस या साउंड या वर्ड्स को सुनकर वो बोल लें, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल अप्रोचेस। मैनुअल अप्रोचेस में कि जो साइन लैंग्वेज होती हैं और नॉन ओरल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। ये जो साइन लैंग्वेजेस होती है इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रेफर किए जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। ओके, ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग, जो बच्चे थोड़ा बहुत सुन सकते हैं उनके लिए ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसके थ्रू उनकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो सके। जैसे कि स्पीच रीडिंग, कुछ स्पीच रीडिंग दे दी जाए, क्यू स्पीच दे दी जाए कि कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ शो किया जाए, उसके थ्रू बच्चे उसके बारे में बोलें। साइन लैंग्वेजेस के थ्रू, फिंगर स्पेलिंग के थ्रू एंड टोटल कम्युनिकेशन आर द अप्रोचेस यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल डिवाइसेस। टेक्निकल डिवाइसेस में कोक्लियर इम्प्लांट्स। कोक्लियर इम्प्लांट इज अ सर्जिकल इम्प्लांटेड न्यूरो hypothesis that provided a person who has moderate to profound sensory neural hearing loss with sound perception। ये जो इम्प्लांटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ थेरेपी में अलाउ फॉर इम्प्रूव्ड स्पीच अंडरस्टैंडिंग बोथ क्वाइट एंड नॉइजी इन्वायरमेंट। कोक्लियर इम्प्लांट मतलब कि चेंज किया जाए तो उसके थ्रू क्या होता है कि कंप्यूटर्स में या असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस में डायरेक्टली कनेक्ट करके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे अगर हम उस डिवाइस को कंप्यूटर्स के से कनेक्ट करें डायरेक्टली, तो वीडियो एप्स विद सबटाइटल कुछ कंप्यूटर्स में ऐड कर दिए जाएं और फिर उस डिवाइस को डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर दिया जाए, और जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आप जो भी कंप्यूटर में दिखाएंगे वो बच्चों को सुनाई देगा एंड दिखाई देगा, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जब बच्चे एम्प्लीफिकेशंस को यूज़ करते हैं, जो हियरिंग एड्स होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उनको जो बाहर की भी आवाज़ें हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सुनाई देती हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निकल डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल नॉइज़ हैं उसको या तो कैंसिल कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं बात करें असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, तो इसकी हेल्प से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है रेंज फ्रॉम अ सिंपल पिक्चर बोर्ड टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिंथेसाइजेस स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट। मीन्स कि जो टेक्स्ट शो होंगे और उसी में वो स्पीच भी बोली जाएगी, जो बच्चे रिपीट करेंगे और उनकी कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है।
ओके अब टीचर इन सब एप्रोप्रिएट मेथड्स को, अप्रोच को, टेक्निकल असिस्टेड डिवाइस को चूज़ करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने माइंड में रखनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंटरप्रिटेटर इज़ यूज्ड द जनरल लेसन विल बी डिस्कस विद द इंटरप्रिटेटर बिफोर डिलीवरी इन द क्लास। मीन्स के जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को एक्सप्लेन करने वाले टीचर्स होते हैं अलग से, अगर वो आप रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो पहले से ही उनके साथ जनरल लेसन को डिस्कस कर लें, जिससे कि क्लास में अच्छे तरीके से वो लेसन, वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, वो डिलीवर हो सके बच्चों तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट व्हेन स्पीकिंग डोंट स्पीक व्हेन फेसिंग द ब्लैक बोर्ड। बच्चे क्या होते हैं कि कभी कभी लिप्स के थ्रू भी सीखते हैं, तो क्या होता है कि फेस जो होता है टीचर्स का, वो हमेशा स्टूडेंट्स के साइड में होना चाहिए। जब आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, आपका फेस हमेशा बोलते समय बच्चों की साइड होना चाहिए, जिससे कि वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ वीडियो टेप्स एंड फिल्म्स विथ कैप्शनिंग। मीन्स कि वो जो सबटाइटल आते हैं, इस टाइप के फिल्म्स या वीडियो टेप्स यूज़ करने चाहिए कि जिसमें सबटाइटल्स हों। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यूजिंग साइन लैंग्वेज वियर क्लोथिंग दैट कंट्रास्ट विद योर स्किन कलर। क्योंकि अगर आप स्किन कलर के अकॉर्डिंग ही अपनी आप ड्रेसिंग कर लेंगे तो आपके जो फिंगर्स है वो बच्चों को हो सकता है शो ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रास्ट कलर पहनेंगे तो आपके जो फिंगर्स के साइन लैंग्वेज जो होंगी वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है have a system in place for identifying cues in school that are only conveyed by sound such as bells, fire alarm and intercom announcement। जब भी आप कुछ ऐसे क्यूज़ कार्ड्स या फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करें आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल में, जो कि बच्चों को साउंड को कन्वे करे, डिलीवरी उनकी अच्छे तरीके से हो। जैसे कि कोई बेल बज रही है, अगर क्लास फिनिश हो गई है और बेल का साउंड आता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं। तो कुछ कार्ड्स या क्यूज़ आप ऐसे रखें कि जिसको शो करने पर बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ बेल लगी है, या फिर फायर अलार्म्स है, या तो फिर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, इंटरकॉम अनाउंसमेंट हो रही है स्कूल में। ठीक है, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड नेक्स्ट है बी अवेयर द एक्सट्रानियस नॉइजेस इन द क्लासरूम दैट कैन बी डिस्ट्रैक्टेड फॉर द स्टूडेंट विद हियरिंग एड्स। जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या होते हैं, नॉर्मल इंसान जो होता है 0 to 20 dB तक का साउंड सुन सकता है। अगर कोई बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो अगर कोई डिवाइस कनेक्ट करता है, लगाता है अपने कानों में, तो उसकी भी साउंड लेवल उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो आपके आसपास का तो सुनेगा ही, वो उसको इतनी क्लियरिटी से सब कुछ सुनाई देने लगता है कि वो जो आउटर नॉइज़ है ना वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसका भी क्लासरूम में ध्यान रखना चाहिए। अलाउ द स्टूडेंट टू मूव फ्रीली अबाउट द क्लासरूम। स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो क्लासरूम में फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है, दैट दे कैन स्पीच रीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अदर स्टूडेंट से भी बातें कर सकें, रीड कर सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, एज वेल एज द टीचर। ठीक है, टीचर्स के लिए कि उनके अंदर ऐसा कोई फियरनेस ना हो कि मैं कैसे बात करूं टीचर से या फिर अपने क्लासमेट से, ऐसा कुछ फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको अलाउ करना चाहिए क्लास में। ओके, नेक्स्ट है मेक श्योर दैट द क्लासरूम इज़ वेल लिट विद द लाइट ऑन योर फेस नॉट बिहाइंड यू। अगर आपके बिहाइंड कोई ज़्यादा लाइटिंग होगी तो आपका फेस प्रॉपर तरीके से बच्चों को दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो भी अगर लाइटिंग है तो वो आपके फेस पे हो, जिससे कि बच्चों को क्लियरली शो हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों से। ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये हो गया हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। आपको आई होप आपको समझ में आया हो। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है फॉर एजुकेटर टू डेवलप मेथड्स और डिटरमाइन करना कि कौन सा अप्रोच कौन से बच्चे के लिए बेस्ट है,
उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, उनके सीखने के लिए। क्योंकि देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं विद ओरल इंस्ट्रक्शन, वो जब साउंड से सब सीखते हैं। और वहीं पर कुछ बच्चे हैं कि ओरल स्किल्स में अब काफ़ी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है एजुकेटर्स को, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट्स को आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो बच्चे विज़न जिनका प्रॉपर नहीं होता है, जो ब्लाइंड होते हैं, वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स होते हैं। द ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैव सीवियरली इम्पेयर्ड विज़न। ये जो विज़न से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम थी, दे मस्ट बी टॉट टू रीड बाय ब्रेल। लुई ब्रेल का आपने नाम सुना होगा। लुई ब्रेल एक एजुकेशनिस्ट हैं, और बचपन में जब वो 3 साल के थे तो वो भी किसी रीज़न की वजह से, कुछ उनके लोहे की ऐसी चीज़ थी जो उनके आँखों में चली गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। 3 इयर्स के थे ऑन दैट टाइम। एक ही आँखों में हुआ था, बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए, मीन्स 8 इयर्स तक उनकी जो दूसरी आँखें थी उससे भी उनको दिखाई देना बंद हो गया था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, फिर बाद में उन्होंने ब्रेल लिपि नाम आपने सुना होगा, उसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, जो कि उन्हीं की तरह ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। इनकी स्टोरी मैं जल्द ही कवर करूँगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। जो बच्चे पार्शली साइटेड होते हैं, यूज़ कैन बी मैग्नीफाइज ग्लास टू रीड प्रिंट, और दे कैन यूज़ बुक्स विथ लार्जर प्रिंट, जो कि ब्रेल का ही है। फॉलोइंग कुछ नीड्स ऐसी हैं जो कि वेरियस एरिया फॉर विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो विजुअल इम्पेयर्ड्स बच्चे होते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एकेडमिक स्किल्स, जो मैक्सिमम यूज़ ऑफ विज़न, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग मोड, उनका लर्निंग मोड का डिटर्मिनेशन करना चाहिए, और सपोर्ट करना, एकेडमिक सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। लिसनिंग स्किल उनकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनको न दिखते हुए भी वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। ऑर्गेनाइज एंड स्टडी स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन और स्टडी स्किल्स भी उनकी डेवलप करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट उनके डेवलप होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो उनकी हैंड राइटिंग डेवलप करनी चाहिए, जो कि यूज़ ऑफ ब्रेल राइटर के थ्रू होना चाहिए। यूज़ ऑफ स्लेट एंड स्टाइलस यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है, कुछ वर्ड प्रोसेसर हैं जो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करेगा, उसको भी यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ अडेप्टिव इक्विपमेंट, नोट टेकिंग स्किल, नोट किस तरीके से लिया जाए, उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए बच्चों की जो विजुअल इम्पेयर्ड्स होते हैं। सोशल और इमोशनल स्किल्स किस तरीके से उनकी में क्या उनका डेवलप होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सेल्फ, उनको खुद की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अपने बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। अगर मान लीजिए कोई उनके साथ मिसबिहेव या कुछ ऐसा गलत करे, तो उनको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में हमारे साथ गलत हो रहा है। नॉलेज ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरेक्शन स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सेंसरी मोटर स्किल, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, किस तरीके से उनका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना चाहिए। कि सबसे पहले हमारा क्या, जब स्टार्टिंग होती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अपने फिंगर्स, अपने पैरों को यूज़ करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पूरे प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही उनका भी मोटर और ग्रास मोटर स्किल्स डेवलप होना चाहिए।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सचर्स टेक्चुअली एंड अंडर फुट, जिसकी अभी मैंने बात की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ किनेस्थेटिक सोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ किनेस्थेटिक सोर्सेज का मतलब कि जो सेंसरी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट होता है, जैसे कि डांसिंग एंड ऑल, जो बॉडी मूवमेंट होती है उनकी नॉलेज होनी चाहिए उनको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्ट्री सोर्सेज मीन्स कि जो स्मेल्स हैं उसके थ्रू वो बहुत आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको दिखाई तो नहीं देता है, बट वो एक पर्सन की स्मेल या फिर उसके परफ्यूम की हो या उसके बॉडी की स्मेल हो, वो बहुत तेज़ी से पहचान जाते हैं उसके थ्रू। तो ये जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं उनकी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इमेज का डेवलपमेंट, कंक्रीट एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट, स्पेशल कॉन्सेप्ट, डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट, ट्रैफिक कंट्रोल, यूज़ ऑफ लॉन्ग केन, पब्लिक इंटरेक्शन स्किल, इंडिपेंडेंट ट्रैवल इन अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स के अंडर में आती हैं, तो ये भी प्रॉपर तरीके से उनका डेवलप होना चाहिए। डेली लिविंग स्किल्स, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुद का ध्यान रखना, ईटिंग, ड्रेसिंग, क्लोथिंग केयर, मनी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों के लिए तो बहुत नॉर्मल होता है, हम देख सकते हैं, बट उनके लिए वो हर चीज़ को जब भी देखेंगे, पहचानेंगे वो टच के थ्रू। तो इस तरीके का उनका सेंसरी डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो मनी को भी आइडेंटिफाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ टच। ठीक है, एंड मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ टेलीफोन, किस तरीके से टेलीफोन को यूज़ करना है, टाइम एंड कैलेंडर एक्टिविटीज़, नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी उनको स्किल्स में ऐड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं करियर एंड वोकेशनल स्किल्स, अवेयर ऑफ वर्क्स पीपल डू, किस तरीके से लोग काम करते हैं, इन अवेयर होना चाहिए उनको। अवेयरनेस ऑफ वर्क दैट विजुअल इम्पेयर्ड कैन डू, अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, जो भी उनके लॉ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, इन सब की नॉलेज उनको होनी चाहिए रिलेटेड टू करियर एंड वोकेशनल स्किल्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा रखे हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ये सारे विजुअल इम्पेयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए। अब आते हैं जो टीचर्स का रोल होता है उसके लिए। तो जो टीचर हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए जो क्लासरूम है वो क्लटर ना हो, मीन्स कि ऑर्गेनाइज्ड हो, इधर उधर फैला ना हो, जिससे कि जो बच्चे हैं वो विदाउट एनी हर्डल, मीन्स कि किसी भी बाधा के बिना वो मूव कर सकें। ठीक है, क्लास में अगर उन्हें इधर उधर जाना हो। मेक टैक्टिकल मैप ऑफ द क्लासरूम, टैक्टिकल मैप जो होता है कि वो थोड़ा सा उभरा उभरा होता है, जो भी प्लेस होता है जिसको बच्चे टच करके पहचान पाएँ कि हाँ ये मैप कहना क्या चाहता है। ठीक है, स्कूल एंड अदर प्लेसेस सो दैट द स्टूडेंट्स विल नो हाउ टू ईज़िली मूव थ्रू द एरियाज़। मुझे भी नहीं पता था, कई जगह पे मैंने देखा भी था कि इस तरीके के जो मैप होते हैं उसको टैक्टिकल मैप कहा जाता है और ये विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आते हैं अलाउ द स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयर टू यूज़ अ कंप्यूटर विद अ स्पीच सिंथेसाइजर्स, ब्रेल प्रिंटर मे बी यूज़फुल फॉर प्रूफ रीडिंग। ठीक है, एक कंप्यूटर होता है जिसमें बच्चे बोलते हैं तो वो उस चीज़ को रिपीट करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। और उसी के साथ साथ बच्चे क्या हो सकते हैं कि ब्रेल प्रिंटर जो ब्रेल लिपि है उसी स्पीच को वो ब्रेल प्रिंटर में अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए, मीन्स कि एक कॉपी के लिए रख सकते हैं, जो उनके लिए बाद में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नोट्स के तौर पे। टीचर शुड लर्न सम ब्रेल, टीचर को ब्रेल लिपि आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को आप वर्ड्स को स्पेल करेंगे लेटर्स में तो
बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके साथ साथ आपको ब्रेल लिपि भी सीखना चाहिए, जिससे बच्चों को आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो डिलीवर कर सकें। ओके, अदर स्टूडेंट कैन रीड असाइनमेंट्स ऑफ फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। ठीक है, जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो अपने विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट को रीड कर सकते हैं, दैट आर नॉट अवेलेबल इन ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि में अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑडियो टेप्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच असाइनमेंट, और ऑडियो टेप्स भी यूज़ किया जा सकता है। Recognize that some vocabulary words mean nothing to a person who has never seen them. बच्चों के लिए उस टाइप के वोकेबलरी वर्ड्स जो कभी देखे ही नहीं हैं, जो बॉर्न ही हुए हैं विजुअल इम्पेयर्ड से, तो उन बच्चों के लिए वोकेबलरी वर्ड्स ऐसे नॉर्मल रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए उनको रिकॉग्नाइज कराना वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लिपि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा बहुत देख पाते हैं। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ सम विजन, यूज़ लार्ज प्रिंट विद लॉट्स ऑफ कंट्रास्ट सच एज ब्लैक लेटर्स ऑन येलो पेपर, क्योंकि वो पूरा खिल के आएगा येलो पेपर पे ब्लैक वर्ड्स, जो कि उनको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये था विजुअल इम्पेयर्ड्स और हियरिंग इम्पेयर्ड्स इन स्कूल चिल्ड्रेन। आई होप आपके समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।